हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग जेक बोर्ड क्लास 9 का देखिए मॉडल प्रश्न पत्र प्रथम साधिक परीक्षा के लिए जो मॉडल प्रश्न पत्र आया है, मॉडल सेट आया है, उसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन करने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्र लिखा हुआ है 2021-22, यानी कि इस बार का ही आपका जो जनवरी में एग्जाम होने वाला है वो इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में होगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन तो यहाँ से भी रह सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। देखिए ये हमारा सेट 1 है और कक्षा 9 में जैसे कि मैंने कहा, और विषय सामाजिक विज्ञान है और समय आपका 1.5 घंटे का मिलेगा और पूर्णांक 40 का है और टोटल क्वेश्चन का नंबर भी 40 है। तो चलिए हम लोग जल्दी से प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला प्रश्न है, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? पहला ऑप्शन है वाटरलू, दूसरा ऑप्शन है देखिए न्यू ओरलिन्स, तीसरा ऑप्शन है वेरडून और चौथा ऑप्शन है हॉर्सशू बैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला वाटरलू। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर। क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 3 वर्ग में विभाजित था। इसे नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 3 नंबर की ओर। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता था? पहला ऑप्शन देखिए सामंत वर्ग, दूसरा सर्वहारा वर्ग और तीसरा देखिए पादरी वर्ग और चौथा देखिए जदीदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, पादरी वर्ग। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर, फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? पहला ऑप्शन है 1771 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1781 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन 1791 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन देखिए 1801 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, 1791 ईस्वी में फ्रांस का संविधान बना। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए आतंक का राज्य, दूसरा निरंकुश राज्य, तीसरा गणतांत्रिक राज्य और चौथा देखिए तानाशाही राज्य। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, आतंक का राज्य। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर की ओर। 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? पहला ऑप्शन देखिए जार निकोलस, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, जार निकोलस 1, दूसरा ऑप्शन है जार निकोलस 2, तीसरा देखिए जार निकोलस 3 और चौथा देखिए जार निकोलस 4। तो यहाँ पर देखिए सभी में जार निकोलस लिखा हुआ है, लेकिन 1, 2, 3, 4 किया हुआ है, अलग अलग आदमी का नाम है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, जार निकोलस द्वितीय का शासन था 1917 ईस्वी से पूर्व रूस में। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर की ओर। 7 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रूसी संसद का क्या नाम था? पहला ऑप्शन देखिए संसद भवन, दूसरा कांग्रेस, तीसरा पार्लियामेंट, चौथा ऑप्शन देखिए ड्यूमा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, ड्यूमा रूसी संसद का नाम था। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 8 नंबर, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? पहला ऑप्शन देखिए लेनिन, दूसरा ऑप्शन है केरेंस्की, तीसरा जार निकोलस द्वितीय और चौथा ऑप्शन देखिए कार्ल मार्क्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, बोल्शेविक पार्टी का नेता का नाम देखिए लेनिन था, या फिर जो नेता थे वे लेनिन थे। इसे आप नोट कर लीजिए। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, रूसी क्रांतिकारियों के मुख्य उद्देश्य क्या थे? तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन नहीं है, ये पहला स्टेटमेंट है। ओके, पहला स्टेटमेंट देखिए प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना, दूसरा स्टेटमेंट देखिए जमीन किसानों को देना, तीसरा स्टेटमेंट है किसानों पर मजदूर का नियंत्रण और चौथा देखिए गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना। अब नीचे कुछ ऑप्शन है, तो यहाँ पर चुनना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। पहला ऑप्शन देखिए पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, या दूसरा ऑप्शन देखिए दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सही है, या तीसरा ऑप्शन देखिए तीसरा और चौथा स्टेटमेंट सही है, या देखिए चौथा उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, उपयुक्त सभी स्टेटमेंट सही है। रूसी क्रांतिकारियों का उद्देश्य ये चारों का चारों था। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 10 नंबर की ओर। देखिए खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए 1 जनवरी 1905, दूसरा 9 जनवरी 1905, तीसरा देखिए 15 जनवरी 1905 और चौथा देखिए 20 जनवरी 1905। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, 9 जनवरी 1905 को खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 11 नंबर, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा आप। देखिए पहला ऑप्शन है 4.2, दूसरा ऑप्शन है 2.4%, तीसरा ऑप्शन देखिए 2.2% और चौथा देखिए 1.7%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा, 2.4% भारत का क्षेत्रफल है पूरे विश्व में।
इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 12 नंबर की ओर। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है? पहला ऑप्शन देखिए 23.30 अंश उत्तरी अक्षांश, दूसरा ऑप्शन है 23.30 अंश दक्षिणी अक्षांश, और तीसरा ऑप्शन देखिए 82.30 अंश पूर्वी देशांतर, और चौथा देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 82.30 अंश पूर्वी देशांतर। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो ये क्वेश्चन तो पहले भी पूछा जा चुका है, आई थिंक मासिक जो टेस्ट होता है उसमें। देखिए पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है झारखंड, चौथा ऑप्शन है ओडिशा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा, ओडिशा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 14 नंबर की ओर। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है चीन, तीसरा ऑप्शन नेपाल, चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा नेपाल। ओके, माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर बढ़ते हैं हम लोग 15 नंबर की ओर। 15 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक स्थलीय भाग जो तीन ओर समुद्र से घिरा हो उसको क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन देखिए द्वीप, दूसरा ऑप्शन है तट, तीसरा ऑप्शन है प्रायद्वीप, और चौथा ऑप्शन देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, प्रायद्वीप कहा जाता है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन देखिए भाबर, दूसरा ऑप्शन है भांगर, तीसरा ऑप्शन है गादर, और चौथा ऑप्शन है तराई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, गादर के नाम से जाना जाता है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 17 नंबर, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन देखिए कोरोमंडल, दूसरा ऑप्शन है कन्नड़, तीसरा कोंकण, और चौथा उत्तरी सरकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, कोंकण। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 18 नंबर, किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? पहला ऑप्शन देखिए लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है अंडमान द्वीप, तीसरा निकोबार द्वीप, और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, लक्षद्वीप का निर्माण जो है वो प्रवाल भित्ति से हुआ है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 19 नंबर का क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? तो पहला ऑप्शन है अमेजन, दूसरा नील, तीसरा सिंधु, चौथा गंगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, अमेजन। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी अमेजन नदी की है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 20 नंबर, कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? पहला ऑप्शन है गंगा, दूसरा यमुना, तीसरा नर्मदा, चौथा गोदावरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, नर्मदा। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 21 नंबर की ओर। 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा जूम कर लेना चाहिए। 21 नंबर का क्वेश्चन है, लमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? लमपुर नहीं, पालमपुर होना चाहिए यहाँ पर। ओके, आपका बुक में पालमपुर लिखा हुआ है। पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी जीविका के लिए कृषि पर आधारित है? पहला ऑप्शन देखिए 25%, दूसरा ऑप्शन है 35%, तीसरा 75%, और चौथा 100%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, 75% जनसंख्या पालमपुर का जो है वो कृषि पर आधारित है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 22 नंबर, खरीफ फसल की अवधि क्या है? पहला ऑप्शन देखिए जून से अक्टूबर, दूसरा नवंबर से अप्रैल, तीसरा अप्रैल से अगस्त, और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, जून से अक्टूबर के बीच खरीफ फसल किया जाता है। इसे नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 23 नंबर की ओर। 23 नंबर का क्वेश्चन देखिए, हरित क्रांति का संबंध है। तो हरित क्रांति का संबंध किससे है बताना है। पहला ऑप्शन देखिए खाद्यान्न के उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है तिलहन के उत्पादन से, तीसरा दूध के उत्पादन से, चौथा मत्स्य पालन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, खाद्यान्न के उत्पादन से कृषि का संबंध है। वैसे देखें तो तिलहन भी है कृषि का ही, लेकिन बेसिकली देखते हैं तो हम लोग खाद्यान्न से संबंधित होता है कृषि। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 24 नंबर की ओर। निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है औजार, दूसरा भवन, तीसरा नगद पैसा तथा कच्चा माल, चौथा मशीन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ग लिखा हुआ है, यहाँ पर भी ग लिखा हुआ है, लेकिन ये वाला एक्चुअल में घ ऑप्शन है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, ऑप्शन नंबर तीसरा, नगद पैसा तथा कच्चा माल जो है वो कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 25 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक
गैर कृषि क्रिया है, गैर कृषि क्रिया को बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए खेतों की जुताई करना, दूसरा सिंचाई करना, तीसरा फसल की देखभाल करना और चौथा खाद एवं बीज की बिक्री। यहाँ पर भी ग लिखा हुआ है, ये घ होना चाहिए, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, खाद एवं बीज की बिक्री जो है वो गैर कृषि क्रिया है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 26 नंबर की ओर। 26 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए कथन पहला है, जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। दूसरा कथन देखिए, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ऑप्शन से हम लोगों को सही आंसर पता करना है। पहला ऑप्शन देखिए केवल कथन पहला सही है, दूसरा ऑप्शन देखिए केवल कथन दूसरा सही है, तीसरा देखिए कथन पहला दूसरा दोनों सही है, चौथा देखिए कथन पहला दूसरा दोनों गलत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। ओके, कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही है, इसे नोट कर लीजिए। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट 27 नंबर की ओर। 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? पहला ऑप्शन देखिए शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, दूसरा शिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, तीसरा अशिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या और चौथा देखिए इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर पहला, शिक्षित एवं स्वास्थ्य जनसंख्या ही किसी अर्थशास्त्र की परिसंपत्ति होती है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 28 नंबर, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? तो बेरोजगारी का सही परिभाषा बताना है। ये क्वेश्चन भी पहले कहीं पर पूछा जा चुका है मासिक टेस्ट में। तो देखिए पहला ऑप्शन है, जब प्रचलित मजदूरी की दर से कम मजदूरी पर लोग काम करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। तीसरा देखिए, जब व्यक्ति को अपनी रुचि के मुताबिक काम नहीं मिलता। और ऑप्शन चौथा है, जब डिग्री धारक व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुरूप कार्य एवं वेतन नहीं मिलता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए बेरोजगार का सही परिभाषा है, जब प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता। इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 29 नंबर की ओर। 29 नंबर का क्वेश्चन देखिए, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं? पहला ऑप्शन देखिए सेतु पाठ्यक्रम, दूसरा स्कूल लॉटो शिविर, तीसरा क एवं ख दोनों और चौथा इनमें कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, क एवं ख दोनों। यहाँ पर देखिए सेतु पाठ्यक्रम और स्कूल लॉटो शिविर दोनों कार्यक्रम चलाया गया था, इसलिए ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 30 नंबर, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? तो मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य बताना है। पहला ऑप्शन देखिए, जब उच्च डिग्री धारक को रोजगार नहीं मिलता। दूसरा देखिए, जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। तीसरा देखिए, जब वर्ष के कुछ महीनों में रोजगार प्राप्त नहीं होता। और चौथा देखिए, जब वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं होता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए मौसमी बेरोजगारी के बारे में बात हो रहा है यहाँ पर, तो इसका आंसर होगा जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है उसको कहा जाता है मौसमी बेरोजगार, इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 31 नंबर की ओर। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन देखिए कानून का शासन, दूसरा राजा का शासन, तीसरा लोगों का शासन और चौथा कुछ विशेष लोगों का शासन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा, लोगों का शासन को ही लोकतंत्र कहा जाता है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए 32 नंबर, इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है उसको चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावी मुकाबला, दूसरा देखिए एक ही राजनीतिक दल का शासन, तीसरा देखिए एक व्यक्ति एक वोट का मोल, और देखिए चौथा कानून का राज और अधिकारों का आदर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा। देखिए यहाँ पर विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है, इसलिए एक ही राजनीतिक दल का शासन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 33 नंबर, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है उसको बताना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। दूसरा ऑप्शन देखिए लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास ही होना चाहिए। तीसरा देखिए लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है। चौथा देखिए लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, अब देख सकते हैं तीसरा। ओके देखिए तीसरा इसका सही आंसर है, यहाँ पर गलत कथन को चुनना था। तो लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासन
शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, ये गलत है, वंशानुगत इसमें नहीं होता है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर की ओर। 34 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? पहला ऑप्शन देखिए, लोकतंत्र मतभेद और टकराव का संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। और ऑप्शन तीसरा देखिए, लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। चौथा देखिए, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता। तो देखिए हमारा क्वेश्चन था कि लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये गलत है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 35 नंबर, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की? तो पहला ऑप्शन है 1992, दूसरा 1994, तीसरा 1996 और चौथा 1999। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा 1999 में। इसे आप नोट कर लीजिए। अब लोग बढ़ते हैं 36 नंबर की ओर। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? तो पहला ऑप्शन देखिए 1991, दूसरा ऑप्शन है 1992, तीसरा 1993 और चौथा 1994। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर चौथा 1994 में दक्षिण अफ्रीका स्वतंत्र हुआ, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 37 नंबर, रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? पहला ऑप्शन है श्रीलंका, दूसरा दक्षिण अफ्रीका, तीसरा जिम्बाब्वे और चौथा चीन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा दक्षिण अफ्रीका में, इसे नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 38 नंबर, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की कितनी संख्या होती है? संख्या कितनी होती है? तो बताना है कि भारतीय संविधान में सदस्यों की कितनी संख्या होती है। पहला ऑप्शन देखिए 324, दूसरा 350, तीसरा 299 और चौथा 385। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा 299 संख्या होता है, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 39 नंबर, लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? तो पहला ऑप्शन देखिए शासन प्रमुख के अधिकार, दूसरा शासन प्रमुख का नाम, तीसरा विधायिका के अधिकार और चौथा देश का नाम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर दूसरा शासन प्रमुख का नाम, इसे आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रावधान नहीं रहता है, उससे पूछा गया है, तो शासन प्रमुख का नाम इसका सही आंसर होगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की ओर। 40 नंबर, भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा कर लिया? पहला ऑप्शन देखिए 26 नवंबर 1947, दूसरा देखिए 26 नवंबर 1948, तीसरा ऑप्शन 26 नवंबर 1949 और चौथा ऑप्शन है 26 नवंबर 1950। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान सभा ने अपना काम पूरा किया। तो इस तरीके से आज हम लोग सेट 1 का SST का सेट 1 का हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ हो सके। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।